फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हमने बताना है व्हाई बेरिलियम क्लोराइड इज कोवलेंट और जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो आयनिक है। ये ऐसा क्यों है, ये हमने बताना है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने का वाला इस चैप्टर में से, तो हमने फजान रूल्स के अकॉर्डिंग बताना है। तो फजान रूल क्या कहता है कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो कटाइन का साइज है वो छोटा होना चाहिए और अनाइन का साइज बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा कटाइन है वो क्या करेगा कि जब वो अनाइन के पास आएगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के पास आएगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा। राइट? जितना छोटा कटाइन होएगा उतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी, और जितना बड़ा हमारे पास अनाइन होएगा उतना वो इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनाइन। कटाइन ने डिस्टॉर्ट करना है, किसको करना है? अनाइन को। कटाइन कब जब ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा? जब उसका साइज छोटा होगा, ठीक है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसके बेसिस पे हमने कोई भी कोवलेंट और आयनिक क्वेश्चन वाले को सॉल्व करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या है, क्लोराइड जो अनाइन है वो तो सेम है, दोनों में क्लोरीन क्लोरीन है, और जो हमारा कटाइन है इसमें क्या है? बेरिलियम +2 और इसमें क्या है? मैग्नीशियम +2। ठीक है, और ये दोनों क्या है? सेम ग्रुप में लाई करते हैं। तो हमें पता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इसके कारण जो बेरिलियम +2 का साइज होगा वो क्या होगा? स्मॉल। ठीक है, तो जब हमारा बेरिलियम +2 साइज, इसका साइज कटाइन का छोटा है, तो उसके कारण क्या होएगा? इसकी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। जितना छोटा कटाइन उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी और उतना वो अनायन को पोलराइज करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा, और जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। ठीक है, तो इस रीजन के कारण ये जो हमारा बेरिलियम क्लोराइड होता है वो कोवलेंट होता है। बट जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है उसमें जो मैग्नीशियम Mg+2 का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू बेरिलियम +2। ठीक है, तो इसके कारण क्या है को वो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाता अच्छे से। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को प्रेफर करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को प्रेफर करेगा मतलब वो आयनिक बॉन्ड की तरफ जाएगा। तो इसके कारण जो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो बॉन्ड होता है उसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है। क्लियर? वेरस जो बेरिलियम क्लोराइड है उसमें जो कोवलेंट करेक्टर है वो ज्यादा है। ठीक है, एंड मोर ओवर जो बेरिलियम और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना वो भी कम है। ठीक है, तो लेसर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तब भी हमारे पास कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। अभी हम सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो भी सिमिलर ही है। ठीक है, सिमिलर कैसे है कि उन्होंने क्या क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा लिथियम फ्लोराइड है वो है आयनिक, ठीक है, और जो हमारा लिथियम आयोडाइड है वो है कोवलेंट। हमने इसका रीजन बताना है ऐसा क्यों है। ठीक है, तो जैसे फजान रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि फजान रूल के अकॉर्डिंग कोई भी बॉन्ड को कोवलेंट होने के लिए क्या चाहिए? उसका जो स्मॉल होना चाहिए कटाइन और लार्ज होना चाहिए अनाइन। ठीक है, ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इनका जो कटाइन है वो तो सेम ही है, लिथियम लिथियम, लेकिन इसका जो अनाइन है वो क्या है? फ्लोराइड, और इसका जो अनाइन क्या है? वो है आयोडाइड। हमें पता है जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इन द पीरियोडिक टेबल तो साइज बढ़ता है। कहने का मतलब क्या है? जो हमारा आयोडाइड है इसका जो साइज है वो लार्ज है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा लिथियम दोनों का, ठीक है, छोटा छोटा, और ये, ठीक है, लेकिन जो इधर आयोडाइड है उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बड़ा होता रहता है। और हमें पता है जितना ज्यादा लार्ज साइज होएगा हमारे अनाइन का उतनी ज्यादा इसकी डिस्टॉर्शन पॉसिबल है। ठीक है, और जितना उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा उतना ज्यादा उसका कोवलेंट करेक्टर होएगा। तो इस कारण जो हमारा लिथियम आयोडाइड है उसका कोवलेंट करेक्टर है, वेरस लिथियम फ्लोराइड में इसका साइज छोटा है फ्लोराइड का। ये है हमारा फ्लोराइड और ये है हमारा लिथियम। ठीक है, सिमिलरली ये है हमारा लिथियम और ये है हमारा आयोडाइड। ठीक है, ये लिथियम का साइज तो सेम है लेकिन हमने कंपेयर किसको करना है? इनके अनाइन को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन व्हाई बेरिलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन बोरॉन। ठीक है, बेरिलियम इस साइड आता है और बोरॉन हमारा पीरियोडिक टेबल में इस साइड आता है। ठीक है, हमें पता है जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है? साइज हमारा क्या करता है? डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती रहती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसके कारण जो साइज है वो कम होना शुरू हो जाता है।
ठीक है, मतलब होना क्या चाहिए कि जो हमारा बोरन है उसका साइज कम होना चाहिए एज कंपेयर टू बेरिलियम। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बेरिलियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू बोरन, मतलब बोरन का साइज बड़ा होता है, मतलब इसका साइज ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसको हमने एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। ठीक है, हमें पता है बोरन में जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, p ऑर्बिटल में। ठीक है, और जो p ऑर्बिटल होता है उसकी लेस पेनिट्रेटिंग पावर होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हम s और p को कंपेयर करें और उनकी पेनिट्रेशन पावर को कंपेयर करें, ठीक है, तो क्या है, p की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कम है। ठीक है, कहने का मतलब है कि p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के तरफ आने नहीं आएंगे। ठीक है, उनकी पेनिट्रेशन पावर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कम होगी। ठीक है, जिसके कारण वो दूर रहेंगे न्यूक्लियस से। ठीक है, जितना ज्यादा वो दूर रहेगा उतना ज्यादा वो डिफ्यूज्ड रहेगा। डिफ्यूज मतलब उतना ज्यादा वो फैल के रहेगा। ठीक है, और उतना बड़ा उसका साइज होगा। तो इस कारण जो हमारा बोरॉन है, सिंस उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में जा रहा है और p ऑर्बिटल की लेस पेनिट्रेटिंग पावर है, वो उसका मोर डिफ्यूज्ड कैरेक्टर है, इसके कारण जो हमारा बोरॉन है उसका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू बेरिलियम। अभी जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमें क्या है, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनकी आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दी हुई है। ठीक है, हमने बताना है ये वाले एलिमेंट्स कौन से हैं। क्लियर, हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या, फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी चाहिए, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या, कि जो उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। मतलब जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, जितनी हमें चाहिए, जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है कि हमारे पास एक एटम है, उसमें हमने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को डालना है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन के एडिशन करेंगे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी निकलेगी, ठीक है, उतना वो हमारा जो एटम होगा उतना वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज जब हम एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सिंस ये एनर्जी रिलीज है, एनर्जी निकल रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज की वैल्यू होती है ये मोस्टली नेगेटिव होती है। क्लियर, लेकिन अगर हमें धक्के से इलेक्ट्रॉन को एडिशन करनी पड़े, मतलब अगर हमें वो एटम को चाहिए नहीं है इलेक्ट्रॉन लेकिन हमको उधर ढालना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब हमें एनर्जी चाहिए होगी फॉर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हमें एनर्जी चाहिए होगी देन इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर, जब हमारी एनर्जी निकलेगी देन इट विल बी नेगेटिव। क्लियर, तो ये बेसिक सी चीज थी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमने बताना है कौन सा एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, जिसका मन नहीं करता रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर हमने उस इलेक्ट्रॉन की एडिशन करनी हो तब भी हमें एनर्जी लगानी पड़े, और जब हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़े, ठीक है, तब भी हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़े। ठीक है, ऐसा कौन सा होएगा। ठीक है, जब अगर हम फिफ्थ एलिमेंट की बात करें तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो उसकी वैल्यू क्या है 2372, वो सबसे ज्यादा है। क्लियर, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा ही है, और मोर ओवर जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो पॉजिटिव है। कहने का मतलब कि अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन करनी है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम तो एनर्जी निकलती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू है पॉजिटिव। क्लियर, तो इसके कारण ये जो फिफ्थ एलिमेंट है ये हमारा सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, इसका मन नहीं करता ना ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना ही इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये नोबल गैसेस वाला एलिमेंट होगा। क्लियर, अभी जो नेक्स्ट है वो बोल रहे हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन कौन मतलब कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, मतलब जिसकी टेंडेंसी होगी फटाफट उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, मतलब जिसमें हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन के एडिशन, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल करने के लिए। ठीक है, तो किस में सबसे कम एनर्जी लगानी पड़ रही है फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम देखें ध्यान से। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड एलिमेंट की बात करें उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, मतलब बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूवल के लिए। जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होएगा उतना वो ज्यादा अच्छा मेटल होएगा, उतना वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होएगा। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल विल बी दी सेकेंड वन। क्लियर, उसके बाद क्या है मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, जब मतलब जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी,
ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन के एडिशन करेंगे, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, जो सबसे ज्यादा एनर्जी को निकालेगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। तो अगर हम इसमें कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा कौन एनर्जी को एमिट कर रहा है, रिलीज कर रहा है? एलिमेंट नंबर 3, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, क्लियर, विच इज -328, क्लियर, दिस इज डन। उसके बाद क्या है? लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मतलब जिसका मन ही नहीं करता रिएक्ट करने का, ठीक है, ऐसा नॉन मेटल कौन सा है? मतलब नॉन मेटल में क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं, मतलब अगर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन डालना पड़े तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, निकलेगी नहीं, देनी ही पड़ेगी। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू कौन से एलिमेंट की है? 5th एलिमेंट की। सो इसका आंसर है 5th, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव, क्लियर। अभी 5th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मेटल दैट फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड्स ऑफ फॉर्मूला mx2, ठीक है, मतलब कौन से मेटल्स mx2 बना रहे हैं? mx2 में क्या है? m+2 एंड x नेगेटिव, क्लियर, मतलब जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव हो जाएंगे, क्लियर, मतलब जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो और सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी भी कम हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, मतलब दोनों जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो एनर्जीज हैं दोनों कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसमें से देखें तो किसकी कम होएंगी? मतलब IE1 प्लस IE2 की वैल्यू जिसकी लेस हो वो इजिली mx2 बनाएगा, क्लियर। तो अगर हम देखें तो कौन है वो? हम 6th एलिमेंट की बात करें तो 738 प्लस 1451 की जब हम एडिशन करते हैं तो इसकी वैल्यू कम आएगी एज कंपेयर टू बाकी, ठीक है। तो जो हमारा 6th एलिमेंट है वो इजिली mx2 बना लेगा, क्लियर। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो क्या है? मेटल दैट फॉर्म कोवलेंट हैलाइड्स ऑफ फॉर्मूला mx, मतलब m पॉजिटिव एंड x नेगेटिव, मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, ठीक है। कहने का मतलब उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी ज्यादा हो, ताकि सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव ना हो, ठीक है, ताकि m+2 ना बने। हमें चाहिए क्या? m+, ठीक है। सिर्फ देखना है कि m मतलब जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो और सेकंड ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर हम देखें इनको कंपेयर करके, मतलब ज्यादा डिफरेंस है दोनों आयनाइजेशन एनर्जी में, ऐसा कौन सा एलिमेंट है? अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 520 है, सेकंड है 7300, मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज वेरी हाई, ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल फॉर्म द कोवलेंट हैलाइड ऑफ फॉर्मूला mx। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाई डज ऑक्सीजन हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन? कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन में से अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हमें कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। लेकिन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की पोजीशन इस तरह से पीरियोडिक टेबल में, कहने का मतलब कि ऑक्सीजन लाई कर रहा है टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हमें पता है जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है, और जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। कहने का मतलब है इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड क्या है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? रीज़न बीइंग कि जो हमारा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है 2s2 2p3, ठीक है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है। वेयरएज ऑक्सीजन में क्या है? 2s2 2p4, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन में हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें पता है कि जो हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ड्यू टू मोर सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है। ड्यू टू द मोर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है तो वो डिफिकल्टी से रिमूव होएगा। कहने का मतलब है हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके कारण जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। एंड मोर ओवर जो हमारा ऑक्सीजन है उसमें ये वाला जो 2p ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? देयर विल बी इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस एंड ड्यू टू दोज रिपल्शंस इट इज ईजियर फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू गेट रिमूव फ्रॉम द एटम, राइट। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, इनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होंगी, तो इस कारण इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान रहेगा, क्लियर, समझ में आएगा। तो इस कारण अगर हमें नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए
एज कम्पेयर टू अगर हमने ऑक्सीजन में निकालना है। तो रीजन क्या है, एक तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड सेकेंड इज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द 2p ऑर्बिटल। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज फ्लोरीन डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वेयर एज क्लोरीन जो होता है या फिर बाकी जो हमारे हेलोजेंस हैं वो इंटर हेलोजन कंपाउंड भी शो करते हैं एंड मोर ओवर वो हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता है। एंड मोर ओवर अगर हम ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ClO4 नेगेटिव स्टेबल होता है और वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन FO4 नेगेटिव नहीं स्टेबल नहीं एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब क्लोरीन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इधर और फ्लोरीन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं एग्जिस्ट करती, क्लोरीन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है। इसका रीजन क्यों है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, क्लोरीन हो सकता है रिमूव करा दे इलेक्ट्रॉन या फिर उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, लेकिन जो फ्लोरीन है उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होती। क्यों, एक तो जो फ्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, पॉलिंग स्केल में इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4.0 है, मतलब विच इज द हाईएस्ट। ठीक है, ड्यू टू विच हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, रिमूव नहीं करता। एंड मोर ओवर जो फ्लोरीन का साइज होता है वो भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, जिसके कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो उसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इस कारण जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, छोटा साइज है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा चार्ज फील करता है न्यूक्लियस का, तो इस कारण फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इस कारण वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। एंड थर्ड रीजन क्या है, इसमें d ऑर्बिटल्स की एब्सेंस भी है। क्यों, क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन है वो सेकंड पीरियड में लाई करता है। सेकंड पीरियड में लाई होने का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा 2d ऑर्बिटल्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस कारण ये अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो हमारे पास मतलब कहने का मतलब है कि फ्लोरीन के अराउंड ज्यादा एटम्स है वो कंबाइन नहीं कर सकते, वो अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, सो इट कैन नॉट अकोमोडेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अकोमोडेट नहीं कर सकता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल्स। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और ये जो कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, हमने इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हमने ध्यान देना है वो क्या है, 3s2 3p3। और उन्होंने बताया क्या है कि ये हमारा ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है और वो हेलोजन के साथ XCl3, मतलब ये आगे ये X वाला मेटल है और ये ऐसा कंपाउंड्स बनाता है, और जो इसके एटॉमिक रेडियई है वो स्मॉलर है सोडियम से और लार्जर है सिलिकॉन से, मतलब ये सोडियम और सिलिकॉन के बीच में यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें इसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बताना है। ठीक है, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p1, राइट। तो इसका जो पीरियड होता है, ठीक है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से हमें इसका पीरियड नंबर पता चलेगा। ठीक है, मतलब इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है 3, तो मतलब ये इसका थर्ड पीरियड है। तो जो हमारा n की वैल्यू होती है ना वो हमें पीरियड नंबर बताती है। पीरियड पता चल गया, अभी नेक्स्ट क्या है, ग्रुप। तो जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। ठीक है, तो ग्रुप क्या होएगा, मतलब या तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है जैसे NS1 है तो इसका फर्स्ट ग्रुप हो गया, NS2 है तो ये सेकंड ग्रुप हो गया। इसके आगे वाले में क्या करते हैं हम, ये बीच में D ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो इसलिए जो इसके नेक्स्ट वाले ग्रुप्स हैं उनको निकालने के लिए क्या करते हैं हम 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंस इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, ठीक है, तो इसका ग्रुप क्या होगा 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 10 प्लस 3 विल गिव यू 13, मतलब ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है। और ब्लॉक कौन बताएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में जा रहा है, मतलब S में जा रहा है तो S ब्लॉक, अगर P में जा रहा है तो P ब्लॉक, अगर D में जा रहा है तो D ब्लॉक। तो सिंस इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में जा रहा है तो दिस इज अ P ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो हमें ग्रुप पता लग गया 13, पीरियड पता लग गया थर्ड, और ब्लॉक पता लग गया P ब्लॉक। क्लियर।
अभी बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई इट्स ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, ठीक है, मतलब जो इसका ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक क्यों है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम एलिमेंट्स को निकालने की कोशिश करें तो हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि अगर सोडियम और सिलिकॉन में जा रहा है और वो 13 ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है, मतलब वो थर्ड पीरियड में है, ठीक है, थर्ड पीरियड में भी है, ये भी हमें पता चल गया। तो हमें पता चलेगा कि इधर जो एलिमेंट लाई कर रहा है वो क्या आंसर होगा, एल्यूमिनियम। क्लियर, मतलब जो इससे सेकंड में से फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आइडिया, अगर उसका ग्रुप 13 है और पीरियड उसका 3 है, मतलब वो जो एलिमेंट होएगा दैट विल बी एल्यूमिनियम। मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक क्यों है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं कि जो हमारे एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। क्लियर, तो इसकी हमने एसिड और बेस के साथ रिएक्शन बता देनी है, ठीक है, इसके ऑक्साइड को एम्फोटेरिक प्रूव करने के लिए। तो ये इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। अगर ये एम्फोटेरिक है मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा मतलब वो एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या वो बनाएगा, ये है हमारा एसिड और ये है हमारा बेस, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर शो करने के लिए हमने इसकी रिएक्शन एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी शो कर देंगे। तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट AlCl3 प्लस वाटर, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन विद एसिड। सिमिलरली वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर देता है। बेस ले लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो उसके साथ वो रिएक्ट करके NaAlO2 प्लस वाटर बना लेते हैं, ठीक है। सिंस वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके कारण ये क्या है, एम्फोटेरिक। क्लियर, अभी जो नेक्स्ट है हमने नेचर बताना है ऑफ इट्स बॉन्डिंग इन XCl3, मतलब हमने ACl3 की बॉन्डिंग का नेचर बताना है, इसके बॉन्डिंग का नेचर बताने का मतलब क्या है, हमने बताना है कि इसका कोवलेंट करेक्टर है या आयनिक करेक्टर है। क्लियर, तो ये बताने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि हमने कैसे यूज करना है, फजान रूल के अकॉर्डिंग। तो फजान रूल कहता है कि अगर हमारा कटाइन जो है वो स्मॉल है, ठीक है, तो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का कटाइन क्या है ACl3 में Al+3, ठीक है। हमें पता है इसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, इसकी हाई पोलराइजिंग पावर है, हाई पोलराइजिंग पावर। कहने का मतलब क्या है कि वो अपने अनायन को पोलराइज करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होती है, वो इजीली अनायन को पोलराइज कर देता है, ठीक है, मतलब इजीली जो क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन क्लाइड है उसकी वो डिस्टॉर्शन कर देगा। मोर इज द डिस्टॉर्शन, मोर विल बी द कोवलेंट करेक्टर। क्लियर, जितना छोटा कटायन उतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी अनायन की, ठीक है, उतना ज्यादा उसका क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा और उतना ज्यादा उसमें कोवलेंट करेक्टर होगा, ठीक है। तो इस कारण जो हमारा AlCl3 है इसका जो बॉन्डिंग का करेक्टर है दैट इज कोवलेंट, ठीक है। अभी जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब काफी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं, जैसे +1 +3 एंड सो ऑन +2, मतलब ज्यादा उसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं। रीजन क्या है कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, N-1 D 1 to 10 या N-2, इस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। उसमें क्या है कि जो हमारे d ऑर्बिटल हैं और जो s ऑर्बिटल हैं इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है कि दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, NS भी और N-1 d ऑर्बिटल भी, ठीक है। तो जिस कारण इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब अगर सिर्फ बॉन्डिंग में आउटर NS ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अगर इनर N-1 d ऑर्बिटल भी और NS ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हैं तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जिसके कारण इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नॉर्मली ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे फ्लोराइड, ऑक्साइड, इनके साथ ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, और जो हमारे वीक लिगेंड्स होते हैं उनके साथ वो क्या करता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। मतलब अगर हमारे N-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और NS ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्यों इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि N-1 d और NS ऑर्बिटल में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं होता है, इसके कारण दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द बॉन्डिंग। क्लियर, दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन
इज मोर नेगेटिव। ठीक है, मतलब अगर हमने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन में ऐड करना है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, मतलब इसकी जो एनर्जी रिलीज होगी ये ज़्यादा नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, रीज़न क्या है कि जो हमारा फ्लोरीन है उसका जो साइज है वो क्या है, स्मॉल। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि अगर हम देखें, मतलब इसके ऑर्बिटल 2p के ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, अगर हमने एडिशन करनी है 2p के इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, तो इधर फ्लोरीन के केस में मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होंगी। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि जो 2p ऑर्बिटल का साइज है वो छोटा है। ठीक है, छोटा होने के कारण कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, जिसके कारण फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर कम एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कम एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आ गया, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एडिशन करना डिफिकल्ट है। वेरएज अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसके समझाने के लिए मैं ऐसा बना रही हूँ। ठीक है, उसके 3p ऑर्बिटल्स का साइज क्या है, वो बड़ा है, जिसके कारण अगर हमने इधर इलेक्ट्रॉन की एडिशन करनी है तो इधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस कम होंगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालना है तो वो इजीली डाल सकते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल जाएगी और वो स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्लोरीन नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि इस केस में मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू 2p ऑर्बिटल, तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती हैं, वेरस 2p में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होती है ड्यू टू द कॉम्पैक्ट साइज ऑफ फ्लोरीन। क्लियर? सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमने ऑर्डर ऑफ रेडियाई बताना है इनमें। ठीक है, कटाइंस और अनाइंस में। अनाइंस में क्या होता है, एडिशन होती है इलेक्ट्रॉन की, जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होएगा अनाइन का उतना वो उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और मतलब न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रह रहा है और इलेक्ट्रॉन की एडिशन बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वो क्या होएगा, कम होएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज सेम रह रहा है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर रहे हैं हम, जिसके कारण क्या है कि ये जो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियस का वो कम हो जाएगा। मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स को हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, इसको हम टीचर बोल रहे हैं। जब क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो टीचर का जो इन्फ्लुएंस होता है या चार्ज होता है ऑन दी बाकी जितने बच्चे हैं, ठीक है, वो कम कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर लेसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो जिस कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होएगा उतना उसका साइज बड़ा होएगा। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूंगी तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, मतलब इसका साइज ज़्यादा होएगा एज कंपेयर टू O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव। क्लियर? ये समझ में आ गया। और अगर हम इनको कंपेयर करें पॉजिटिव चार्जेस को, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है मतलब उतने उसके इलेक्ट्रॉन निकल गए, और जो न्यूक्लियर का चार्ज है ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वो बढ़ गया। अगर न्यूक्लियर का चार्ज ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब उसका साइज कम हो गया। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना उसका साइज क्या होएगा, कम होएगा। मतलब Mg+2 का साइज क्या है, कम एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर हम इनको कंपेयर करें, अनाइन का साइज नॉर्मली ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो अनाइन का साइज ज़्यादा होएगा। ठीक है, उसके बाद किसका साइज आएगा हमारे पास, सोडियम का, एंड देन मैग्नीशियम। ठीक है, सो दिस इज द ट्रेंड। क्लियर? तो अभी जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई कैटाइन्स आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम एंड अनाइन्स आर लार्जर देन द पेरेंट एटम। ठीक है, मतलब कैटाइन्स का साइज छोटा होता है जिनसे वो बनते हैं, और अनाइन्स का साइज बड़ा होता है जिन एटम से वो बनते हैं। इसको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये है हमारा मेटल। ठीक है, कैटाइन कब बनता है, जब मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। ठीक है, इधर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इधर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो इधर हमारे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल हो रही है। ठीक है, तो जो हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो सेम रह रहे हैं, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम रह रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारा सेम न्यूक्लियर चार्ज है वो लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट निकल के चला गया। ठीक है, और टीचर का जो इन्फ्लुएंस है बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचर की जो अटेंशन है बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर वो बढ़ गई, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए हैं। ठीक है,
समझ में आ गया? और इसको हम केमिस्ट्री में कैसे बोल सकते हैं कि जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है पर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज एक्ट कर रहा है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर का जो इन्फ्लुएंस है ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वो बढ़ गया, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ पुल हो गए, दे आर पुल्ड क्लोजर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये एक रीजन हो गया। और सेकंड रीजन क्या है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होती हैं आपस में वो भी कम हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया है। ठीक है, तो रिपल्शंस कम होने के कारण भी साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, इसके दो रीजंस हैं। ठीक है, तो ये हो गई कटायन की बात जिसके कारण जो साइज है वो कम हो रहा है। अब एनायंस में क्या होएगा कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर देंगे तो इधर कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो फिर भी सेम रह रहा है। ठीक है, अब इस ऑपोजिट, ये ऑपोजिट केस है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो टीचर की जो अटेंशन है ऑन पर स्टूडेंट, मतलब हर एक स्टूडेंट के ऊपर जो टीचर की अटेंशन होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। ठीक है, तो जो सेम न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अटेंशन है टीचर की या न्यूक्लियस की, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो रहा है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटेंशन है न्यूक्लियर चार्ज की या उसका जो इन्फ्लुएंस है न्यूक्लियस का वो कम हो रहा है, जिसके कारण दे इलेक्ट्रॉन्स दे आर लेस टाइटली हेल्ड, वो दूर दूर जा रहे हैं, वो इतने ज्यादा क्लोज नहीं आएंगे न्यूक्लियस के। ठीक है, और मोरओवर जब इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस भी बढ़ेंगी। जब रिपल्शंस बढ़ेंगी तो जो साइज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके कारण जो अनाइंस हैं उनका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम। अभी जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं कि कटाइन X2 पॉजिटिव में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जितने नियॉन में होते हैं। ठीक है, मतलब X2 पॉजिटिव के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है जितने नियॉन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब X2 पॉजिटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने X को आइडेंटिफाई करना है, पहले करना है कि X क्या है। ठीक है, तो X को आइडेंटिफाई, क्योंकि X2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन है तो X में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो X का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ X, वो हम अज्यूम कर लेते हैं Z है। ठीक है, तो X2 पॉजिटिव कब बनेगा, जब हमारे Z में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो X2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 बताया हुआ है कि सेम एज नियॉन है। ठीक है, तो Z क्या आ जाएगा हमारा 10 + 2 मतलब 12, तो एटॉमिक नंबर है इसका 12। ठीक है, तो जो हमारा X है उसका हमें पता चल गया कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 12। ठीक है, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो हमारा X क्या हो गया, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 12। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करना है, हमने इसके साइज को कंपेयर करना है विद Na पॉजिटिव। ठीक है, मतलब Mg+2 के साइज को। ठीक है, हमने इधर Mg+2 के साइज को हमने कंपेयर करना है विद Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। क्लियर, तो जब हम इनके साइज को कंपेयर करते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और इसमें कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब इनका न्यूक्लियर चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन, हमने ये देखना है दोनों में। तो Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10, और Na पॉजिटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। ठीक है, और इसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर होएगा। ठीक है, तो उसके जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, 12, और जो हमारे Na पॉजिटिव में उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 11। ठीक है, मतलब अगर हम इनको साइज को कंपेयर करें तो ये होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें Mg+2 में तो न्यूक्लियर चार्ज वो ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इन Mg+2 जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है पर इलेक्ट्रॉन वो मोर है, क्योंकि इधर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 12 है। ठीक है, इधर है 11। ठीक है, तो इधर जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन Na पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर पुल्ड मोर क्लोजर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके कारण जो Mg+2 का साइज होगा वो कम होएगा एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, हीट करने के बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारा लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये अनस्टेबल है टुवर्ड्स, मतलब जब हीट करते हैं तो वो ये अपने ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, मतलब ये लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू सोडियम कार्बोनेट। मतलब जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज नहीं होता है, इसका हमने रीजन बताना है। ठीक है, तो इसको रीजन बताने के लिए हम अगर इनके साइजेस, क्योंकि कार्बोनेट तो सेम है, ठीक है, अगर हम लिथियम मैग्नीशियम और सोडियम के साइज को कंपेयर करें तो जो लिथियम और मैग्नीशियम का साइज है, लिथियम और जो मैग्नीशियम, मतलब इनके जो आयनिक साइजेस हैं वो क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। ठीक है, तो जो सोडियम Na पॉजिटिव का साइज है वो लार्ज है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये कम स्टेबल है। ठीक है, मतलब जो इनका बॉन्ड है ये कम स्टेबल है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हमें पता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है कटायन की वो साइज पे डिपेंड करती है कटायन की। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जितना छोटा, फजान रूल क्या कहता है कि जितना छोटा हमारा कैटायन होएगा, ठीक है, और उतनी उसकी टेंडेंसी होएगी जो हमारा अनायन है उसको डिस्टॉर्ट करने की, उसको पोलराइज करने की। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे स्मॉल कैटायंस है जैसे लिथियम और मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव है, इनकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है, मतलब ये इनका साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जिसके कारण क्या है कि ये जो हमारा कार्बोनेट अनायन है उनको वो पोलराइज कर देते हैं, मतलब जो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है कार्बोनेट का उसको वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा समझ लो कैटायन है, ठीक है, लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, ये छोटा है और ये है हमारा एनाइन। ठीक है, जब कैटायन इसके इन्वायरमेंट में आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, वो इसको पोलराइज कर देते हैं कार्बोनेट एनाइन को सिग्निफिकेंटली, जिसके कारण वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और उनका जो CO बॉन्ड है कार्बोनेट का वो वीकन हो जाता है, वो वीक हो जाता है, जिसके कारण वो लेस स्टेबल होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट कर देती हैं। वेयर जो हमारा सोडियम है Na पॉजिटिव है, इसका साइज बड़ा होता है, वो कार्बोनेट को इतना अच्छे से डिस्टॉर्ट नहीं करता है। क्लियर? सो इसके कारण वो डिकम्पोज नहीं होता है, मतलब उनका जो कार्बोनेट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। क्लियर? अब अगर हम 14th क्वेश्चन की बात करें, वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा गैलियम का साइज है वो छोटा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑल्दो वो सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं, इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पे है, गैलियम यहाँ पे है। हमें पता है जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं तो हमारा साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब होना तो क्या चाहिए कि गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, लेकिन होता ऑपोजिट है। ऐसा क्यों है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हमने एल्यूमिनियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दी, गैलियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दी। तो गैलियम में क्या है, हमारे पास इनर 10 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब ये शील्ड नहीं करते इतना अच्छे से, मतलब ये जो हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स है ना ये ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं टुवर्ड्स, मतलब ये इनको शील्ड नहीं करते। ठीक है, जिसके कारण ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है दे आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये इनका जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ जाता है। तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, दे आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल। एज अ रिजल्ट जो हमारा गैलियम है उसका साइज कम होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर है। क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो लेस सॉल्युबल है एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ये हमने बताना है ऐसा क्यों है। तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक होती है लैटिस एंथैल्पी और एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है दैट हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू।
ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। मतलब अगर हमारी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होएगी देन वो कंपाउंड हमारा सॉल्युबल होएगा। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर? तो ये होती क्या है, जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी होती है दैट इज द एनर्जी रिलीज्ड। मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई है जब वो जो आयन है वो हमारा सॉल्वेट हुआ है बाय वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब ये हमारा कोई भी आयन है, ठीक है, जब इसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे लगते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, मतलब ये आयन जब सॉल्वेट हो जाता है बाय वाटर मॉलिक्यूल, जब हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? और जो लैटिस एनर्जी क्या होती है कि कोई भी जो हमारा कंपाउंड है, जैसे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनका लैटिस बना होता है, मतलब ये इनका कंप्लीट अरेंजमेंट होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है आयंस का। तो जब उस अरेंजमेंट को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्लियर? तो कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल कब होएगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होएगी लैटिस एनर्जी से। क्लियर? तो अब अगर हम इन दोनों की बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, हमें पता है कि जो हमारा मैग्नीशियम होता है उसका साइज क्या होता है, कम होता है। मतलब Mg+2 का साइज क्या होता है, कम होता है। मतलब इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, मतलब छोटा कटायन है और उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। इसके कारण क्या होएगा कि ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होने के कारण ये जो हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे ना, इनको वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। बिकॉज जो छोटा कैटायन है उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसके कारण जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, ठीक है, मतलब जो हमारा मैग्नीशियम और OH का जो बॉन्ड होएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। ठीक है, बिकॉज इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, ये मैग्नीशियम ये हाइड्रोक्साइड आयन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। बिकॉज इनमें बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, देयर विल बी द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस स्मॉल कैटायन एंड दिस हाइड्रोक्साइड आयन। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनकी जो लैटिस एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। क्लियर? मतलब इसमें जो लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा है, ऑल्दो हाइड्रेशन एनर्जी भी इनकी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल कैटायन। ठीक है, लेकिन फिर भी जो लैटिस एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? तो इसके कारण, तो अगर हम इसके हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो भी मैग्नीशियम +2 की ज़्यादा होएगी, बट दैट इज नॉट इनफ टू ओवरकम द हाई लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, मतलब वो लैटिस एंथैल्पी, ये जो लैटिस एनर्जी है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी इनके क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए। जब ये क्रिस्टल लैटिस ब्रेक होएगा तभी हमारे पास इसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेट को, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स आगे इसके अराउंड अटैच होंगे, मतलब तभी इसकी सॉल्वेशन पॉसिबल है जब इसको हम ब्रेक करेंगे। पहले तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्लियर? तो इसके कारण लैटिस एनर्जी के ज़्यादा होने के कारण इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वो कम होती है एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? क्योंकि कैल्शियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। क्लियर? सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस, मतलब ये सॉल्युबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस चैप्टर में से हमने मोस्ट हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपनी सजेशंस, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।